ऐसे ही अनेक असेंबली बंगाल के अंदर ऐसी खड़ी कर दी गई हैं जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के साथ साथ जहां घुसपैठियों को सरेआम शरण देकर के अराजकता पैदा करने की छूट दी जाती हो। और ये साजिश 2024 के कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यहां पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी सहायता भेजी जाती है वह सहायता यहां की जनता जनार्दन को नहीं मिलता है। उस सहायता को तृणमूल कांग्रेस उस सहायता को अपने स्वयं के गुंडों में बांटने का काम कर देती है, उसको हड़प लेती है, उसको अपने में समेट लेती है, जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं देने देती है। और जो मैनिफेस्टो इनका आया है उस मैनिफेस्टो में एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा झूठा मैसेज दिया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का एक गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा मिला करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? क्या अपने अधिकार को आप क्या किसी दूसरे को हिस्सा लेने देंगे क्या? और ऐसे ही अनुसूचित जाति के अधिकारों में भी ये लोग डकैती डालने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, ये तृणमूल कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्टों ने भी उसे कुछ दिनों तक सपोर्ट किया था। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में है, तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं और आज फिर उनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, वे आज जनता को गुमराह करके ये फिर से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा रामनवमी का आयोजन, भगवान राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर हजारों शोभा यात्राएं निकलती हैं। एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते हुए
7 वर्ष हो गए हैं, एक भी बार दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एक भी बार दंगा नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी बार कहीं भी कोई न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है, यूपी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए, यहां बम चले हैं, दंगे हुए हैं, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई है, और कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको यहां की सरकार गिरफ्तार करके बंद कर देती है। मुझे आश्चर्य होता है। अरे 15वीं सदी में इसी धरती में एक महापुरुष पैदा हुए थे, एक संत कवि पैदा हुए थे, श्री कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा ने बांग्ला रामायण रची थी, और बांग्ला रामायण ने इतनी धूम मचाई थी कि घर घर राम की उपासना होनी शुरू हो गई थी। बहनों और भाइयों, अगर बंगाल में राम की उपासना होती है तो बंगाल से चली दुर्गा उपासना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर होता है, पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जैसे पंडाल लगा है ऐसे ही पंडाल दुर्गा उपासना के भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगते हैं। लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हो सकता, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग सकता। और मालूम है कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी, बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते, उसकी पूरी संपत्ति को, और ऐसी कार्रवाई करते उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी कभी पहले 2017 के पहले, बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो, बस अब हम ठेली लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं करेंगे, और ठेके पट्टे में न गौ कसी का काम करेंगे, और नहीं उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि गौ कसी भी नहीं करेंगे, और कहीं बालू और रेता का भी कहीं जबरन ठेका भी नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, मैंने सुना है यहां पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं, नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं, गौ कसी के धंधे को धड़ल्ले से चला करके यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम कोई कर सकता तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है, उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है,
उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, जब आप पे कोई संकट आता है, आप पे जब कोई संकट आता है, तब क्या तृणमूल का कोई व्यक्ति आपके पास आता है क्या हालचाल पूछने के लिए? जब ये दंगे होते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछने के लिए आता है क्या? कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है क्या? कोई नहीं आएगा। न कांग्रेस आएंगे, न राहुल गांधी आएंगे, न बहन जी आएगी, और कोई नहीं आएगी। यहां की दीदी की ममता तो केवल यहां के उन माफियाओं के साथ में है जो बंगाल को रौंद रहे हैं, बंगाल की पहचान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं जो सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होने वाले हैं, हर स्थिति में खड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए भारत में आते थे, जगह जगह बम विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आप देखते होंगे, अब तो आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती, आतंकवाद और नक्सलवाद को तो नियंत्रित किया जा चुका है, लेकिन अगर कहीं पटाखा भी जोर से फूटता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर कोई घटना गलती से भी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी, आईएम, एम्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी के साथ देश के अंदर इसको लागू किया जा रहा है। और बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार मोदी जी की योजनाओं को जबरन रोकने का कार्य करती है, अन्यथा पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम पिछले 4 वर्ष से मोदी जी की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों,